नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। यह इतिहास हम नेट जेआरएफ तथा ऑल सेट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही तो टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी यह हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण है। और जितने भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए भी यह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेक्चर है, क्लास है, वह महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं के दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। इसके पहले हमने देखा था कि बनारसी दास का हमने परिचय वो देखा था। उनकी जो प्रसिद्ध अर्धकथानक आत्मकथा है वह देखी थी, और उसी आत्मकथा के आधार पर ही बनारसी दास को प्रसिद्धि मिली है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेनापति का परिचय एवं थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद जो भी है हम लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। क्योंकि हमने जो नया नेट का पाठ्यक्रम आने से पूर्व यह हमारा इतिहास ग्रंथ पढ़कर पढ़ाना समाप्त होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं जहाँ महत्वपूर्ण है वहीं पर विश्लेषण कर रहा हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं ऐसे ही पढ़ते जा रहा हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि यह परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है या पंक्ति है, तो मैं अवश्य ही उसका विश्लेषण करके बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सेनापति केशव के भांति सेनापति भी भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि रेखा पर स्थित कवि है। जैसे कि केशवदास भक्तिकाल राम भक्ति शाखा में भी गिने जाते हैं, और यानी राम भक्ति शाखा के भक्तिकाल के एकदम वह अंतिम सीमा पर है, और वहीं से रीतिकाल का प्रारंभ होता है। उसी प्रकार केशवदास की तरह ही सेनापति भी इस कगार पर खड़े हैं कि भक्तिकाल के सीमा पर और भक्तिकाल समाप्त होने सीमा पर और रीतिकाल के प्रारंभ पर, यानी दोनों को भक्तिकाल और रीतिकाल जोड़ने की जो कगार है, उस कगार पर सेनापति साहब खड़े हैं। संधि स्थित कवि है। केशव भी राम भक्त है और सेनापति भी, यानी केशवदास भी राम भक्त कवि है और सेनापति भी राम भक्त कवि है। केशव कवि भी है और आचार्य भी, यानी केशव जो है कवि भी है और आचार्य भी है। उनके आचार्यत्व की धाक थी, सेनापति केवल कवि है, यानी सेनापति केवल कवि है। केशवदास आचार्य भी थे और कवि भी थे, लेकिन सेनापति जो है केवल कवि है। कला के प्रति अत्यंत सजग, कला के प्रति शास्त्रीय सजगता रीतिकालीन काव्य ध्वज का प्रतीक है। यानी कला के प्रति अत्यंत सजग होना या सजगता के साथ रेखांकित करना, कला के प्रति शास्त्रीय सजगता यानी कला के प्रति जो शास्त्र के आधार पर कला का चित्रण करना, यह रीतिकालीन काव्य का एक ध्वज है, प्रतीक है। लेकिन न तो सेनापति के वास्तविक नाम का पता है और न जन्म स्थान का। जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के बारे में भी निश्चयात्मक ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी सेनापति के जन्म स्थान, मृत्यु स्थान तथा उनके जीवन परिचय में कुछ एक सटीक तथ्य नहीं मिलते हैं, इसलिए इस पर कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। इतना निश्चित है कि वे 17वीं शती के उत्तरार्ध में मौजूद थे। यानी सेनापति जो थे 17वीं शती के उत्तरार्ध में मौजूद थे, यानी 17वीं शती जो है वह समाप्त के कगार पर हुई थी और 18वीं शती का प्रारंभ होने वाला था, तब वह उस समय में जीवित थे। उनके एक छंद में अनूप नाम देखकर उन्हें अनूप शहर का मान लिया गया। यानी उनके एक छंद में सेनापति के अनूप नाम का उल्लेख आया है। उसी अनूप नाम को लेकर या उसी अनूप को पकड़कर अनुमान लगाया जाता है कि वह अनूप शहर के रहने वाले थे। पर इतना न तो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है और न साहित्यिक, यानी कोई ठीक ढंग से सत्यता जानने के लिए अनूप शहर के वही रहवासी थे, यह जानने के लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है और साथ ही कोई साहित्यिक भी साक्ष्य नहीं है। इनका एक ग्रंथ कवित्व रत्नाकर 1706 में मिलता है, 1706 में मिलता है। दूसरा ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम किसी के देखने में नहीं आया। यानी जो
सेनापति का जो ग्रंथ है वह है कवित्व रत्नाकर, जो कि 1706 में लिखित है और इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है, यानी एक ऐतिहासिक पुरावा है कि वही सेनापति का ग्रंथ है कवित्व रत्नाकर और उसका समय 1706 माना गया है। लेकिन दूसरा जो ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम, यह किसी के देखने में नहीं आया ताकि कुछ तथ्य भी नहीं मिला। जहाँ तक भक्ति का संबंध है, ये राम भक्ति परंपरा के कवि है। कवित्व रत्नाकर की चौथी तरंग में रामायण वर्णन है और पांचवी में राम रसायन वर्णन, यानी वह राम भक्त कवि है, यह तो सिद्ध हुआ है। उनके कवित्व रत्नाकर कविता में किताब में चौथी तरंग में या चौथे अध्याय में रामायण वर्णन है और पांचवें तरंग में या पांचवें अध्याय में राम रसायन वर्णन लिखा हुआ है। पहली तरंग में उनकी अलंकारिक चेतना स्पष्ट हो जाती है। पहली तरंग कौन सी? जो रामायण वर्णन है। चौथी तरंग यानी चौथी तरंग में जो रामायण वर्णन में जो अलंकारिक चेतना जो है सेनापति की, वह स्पष्ट दिख जाती है। वे श्लेष प्रेमी थे, यानी जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार के प्रेमी सेनापति थे। पहली तरंग का ऊपर शीर्षक श्लेष वर्णन है, यानी पहली जो तरंग है, तरंग यानी एक खंड कह सकते हैं, एक सर्ग कह सकते हैं। तो उस प्रकार जो पहली तरंग का ऊपर शीर्षक ऊपर श्लेष वर्णन है। इसी में कुछ नायिकाओं के उदाहरण भी मिल जाएंगे। काव्य की दृष्टि से कवित्व रत्नाकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश ऋतु वर्णन है, यानी काव्य की दृष्टि से कवित्व रत्नाकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अंश है, खंड है, वह है ऋतु वर्णन नामक। कुछ वर्णन उद्दीपन निरपेक्ष और यथार्थ सापेक्ष होने से समूचे हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान के अधिकारी है। उद्दीपन सापेक्ष ऋतु चित्र रीतिकालीन ऋतु चित्रों से बहुत भिन्न नहीं है। दोनों के एक एक उदाहरण, यानी दोनों के एक एक उदाहरण देखते हैं। कृषको तरणी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। तजती धरणी जग जगत जग जरत झरनी सीटी, चाह को पकड़ी पंत पछी बिरमत है। सेनापति नेक दोपहरी के ढड़त होत, धमका विषम जो न पात खरकत है। मेरे जान पोनो सीरी ठोको पर की पकड़ी कोनो, घड़ी घड़ी एक पैठी कहू थामे वितयत है। जेठ जनी काने सुधरत खसखाने तल, ताक ताक तह खाने के सुधारी झरियत है। होती है मरम्मत विविध जल जनन को, ऊंचे ऊंचे आटाते सुधा सुधारित है। सेनापति अत्तर गुलाब अरगजा साजी, सार ताज हार मोल है, हे धारियत है। ग्रीष्म के बासर बराइये बे कौन सिरे सब, राजभोज काज यो संभारियते है। ऋतुकाल में राजभोज और रस खाने की बाहर है। राम भक्ति में राम के ऐश्वर्य वर्णन की प्रधान, यानी सेनापति ने जो राम का वर्णन किया है उसमें राम के ऐश्वर्य का वर्णन लिखा है। यूँ कृष्ण और वृंदावन के प्रति उनकी गहरी आस्था है, यानी कृष्ण के प्रति भी और वृंदावन के प्रति भी सेनापति की एक आस्था है। सेनापति नाहत है, सेनापति चाहत है सकल जन्म भरी, वृंदावन सीमा ते न बाहिर निक्षोभो, राधा मन रंजक की शोभा नयन कंजन को, माल गले कुंजन की कुंजनी को बसीबो। सेनापति की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा, यानी सेनापति की जो भाषा है वह परिष्कृत ब्रज भाषा है। श्लिष्ट शब्द विन्यास उन्हें अत्यधिक प्रिय है, यानी जो श्लिष्ट शब्द है, श्रेष्ठ है, विन्यास शब्द है, वह उनको प्रिय थे। उनको अपनी कविता पर गर्व था। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। यह वही सेनापति है जिनकी कविताई कविगण कान देकर सुनते, यानी वह एक मधुरता के साथ कविता सुनाते थे और सभी जो कविगण है, श्रोता वर्ग है, वो एक कान लगाकर कविताएं सुनते थे सेनापति की। उन्हें अपनी द्व्यर्थक कविता पर नाज, यानी द्व्यर्थक कविता वह लिखते थे।
सेनापति ने कनरसे का प्रयोग इस अर्थ में किया है कि जो अर्थ कनप्रिय है वे सरस, यानी कनप्रिय यानी कानों को प्रिय लगने वाला। यह कविता का नाद सौंदर्य, यानी कानों को प्रिय लगने वाली कविता है तो वह एक नाद सौंदर्य है कविता का। उपयुक्त काव्य पाठ से कविता का सौंदर्य और अर्थ दोनों एक साथ संप्रेक्षित हो उठते हैं, यानी कविता का अर्थ और कविता जो है, कविता का अर्थ और कविता का जो सौंदर्य है दोनों एक साथ उत्प्रेक्षित होते हैं, उद्भवित होते हैं। सेनापति इसके संबंध में खूब सचेत थे। कविता लिखने में उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, यानी वह कविता जल्दबाजी में नहीं लिखते थे, सोच समझकर कविता लिखते थे। इसलिए संश्लिष्टता, एक एक करके अपेक्षित उपादानों का चुनाव उनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई पड़ता है, यानी इसलिए वहाँ जो श्लेष का प्रयोग है या अन्य काव्य के गुण हैं, इसलिए वह एक सर्वत्र दिखाई पड़ता है। बाद में चलकर यह गुण बिहारी और घनानंद में दिखाई पड़ता है, यानी सेनापति की तरह संश्लिष्टता पूरी कविता में सेनापति की है और सेनापति की तरह पूरे काव्य में संश्लिष्टता का जो गुण है वह सेनापति के बाद बिहारी और घनानंद में दिखाई देता है, यानी बिहारी के काव्य में और घनानंद के काव्य में। अभी नरोत्तम दास, शिव सिंह सरोज के अनुसार नरोत्तम दास का समय जो है वह 1525 है, यानी नरोत्तम दास का समय शिव सिंह सरोज के अनुसार, जो शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसके अनुसार 1525 नरोत्तम दास का समय माना जाता है। इनकी बनाया सुदामा चरित अत्यंत लोकप्रिय खंड काव्य है। नरोत्तम दास का सुदामा चरित यह प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है और यह सुदामा चरित यह खंड काव्य है। उनमें सुदामा की दरिद्रता और मित्र कृष्ण की उदारता का और मैत्री का वर्णन सहृदयता के साथ किया गया है, यानी सुदामा चरित्र में जो सुदामा जो है गरीब है, दरिद्र है, और कृष्ण जो है वह एक धनवान बन जाता है, श्रीमंत बन जाता है, और दोनों में सुदामा और कृष्ण के बीच की जो मैत्री का भाव है या मैत्री का जो वर्णन है वह एक सहृदय भाव से नरोत्तम दास ने सुदामा चरित काव्य में किया है। सुदामा चरित्र के अनेक सवैयों लोगों को कंठस्थ, यानी सुदामा चरित्र के जो अनेक सुदामा चरित्र ग्रंथ के जो अनेक जो पद है या सवैये है ये वह लोगों को कंठस्थ है, मुखगत है। तो यहाँ से हमें रीति कवि यानी रीति काल के जो कवि है वह प्रारंभ होता है और वह हम देखेंगे। कृष्णदास की चर्चा रामचंद्रिका के संदर्भ में की, केशवदास की चर्चा रामचंद्रिका के संदर्भ में की जा चुकी है, पर उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया दो रीति ग्रंथ भी लिखे हैं। उनका अपना महत्व है, लेकिन उनके पहले एक कृपाराम भी हो चुके हैं। यानी रीति कवि में केशवदास जो है वह रीति काल में आते हैं, यानी वह हमने पहले भी पढ़ा है कि इसके अभी पढ़ा है कुछ समय पश्चात कि केशवदास जो है वह भक्ति काल में, जहाँ पर भक्ति काल समाप्त होता है, समाप्त होने के कगार पर भक्ति काल है, वहाँ पर केशवदास का आगमन होता है और वहीं से रीतिकाल का प्रारंभ होता है। यानी एक दो कालों को, भक्ति काल और रीतिकाल को जोड़ने वाला दुआ जो है वह केशवदास है, हम वह कह सकते हैं। केशवदास की जो रचना है वह रामचंद्रिका है और इसके बारे में हमने पढ़ा है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया, यह भी दो उनकी जो ग्रंथ है केशवदास की, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, यह दो रीति ग्रंथ है। यानी रीति ग्रंथ में जो कविता निरूपण है या कविता लिखने की जो कला है, ज्ञान है, एक वैज्ञानिक ढंग से जो हम आगे पढ़ेंगे, उनका अपना महत्व, यानी रसिक प्रिया और कवि प्रिया का भी एक रीति ग्रंथ के आधार पर एक उनका भी एक अलग महत्व ठहरता है। लेकिन केशवदास के पहले भी एक रीति कवि हो चुके हैं, उनका नाम कृपाराम था, वह हम देखेंगे उनका कुछ परिचय। कृपाराम के संबंध में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है, इनके अतिरिक्त कि इन्होंने हित तरंगिनी की रचना की। यानी कृपाराम के बारे में, उनके परिचय के बारे में, उनके साहित्य के बारे में उतना कुछ सटीक तरह से पता नहीं है, लेकिन उनका एक ग्रंथ मिलता है, उनका नाम है हित तरंगिनी। कृपाराम का ग्रंथ हित तरंगिनी की रचना मोहम्मद अकबर ने अपने ग्रंथ दी पंजाब अंडर दी मुगल्स में उन्हें पंजाबी बताया। यानी वह मोहम्मद अकबर ने उनका जो ग्रंथ है पंजाब अंडर दी मुगल्स, उसमें
कृपाराम को उन्होंने पंजाबी बताया है। मोहम्मद अकबर ने, ग्रंथ का नाम मैं फिर से पढ़ता हूँ, मोहम्मद अकबर ने अपने ग्रंथ में दी पंजाब अंडर दी मुगल्स में कृपाराम को पंजाबी बताया है। पर हित तरंगिनी पंजाब में नहीं लिखी गई, यानी हित तरंगिनी जो है वह पंजाबी भाषा में नहीं लिखी गई है। उनमें यमुना और बेतवा दो नदियों का उल्लेख हुआ है, यानी उसमें यमुना और बेतवा नदियों का उल्लेख हुआ है। तो वह काशी या मथुरा वृंदावन में लिखी गई हो, तो यमुना नदी जो है वृंदावन में ही बहती है, मथुरा में भी बहती है शायद, तो फिर वहीं पर लिखी हुई हो। तो उसके हित तरंगिनी ग्रंथ में पंजाबी में नहीं, पंजाबी भाषा में नहीं लिखी गई है। तो उसमें जो है यमुना और बेतवा दो नदियों का उल्लेख हुआ है। बेतवा का उल्लेख उन्हीं कवियों ने किया है जिनका संबंध बुंदेलखंड से रहा है, यानी बेतवा नदी जो है वह बुंदेलखंड के प्रदेश से बहती है। तो जो कवि बुंदेलखंड के आसपास रहने वाले थे या बुंदेलखंड में रहने वाले थे, उन्होंने बेतवा नदी का उल्लेख अपने काव्य में किया है। कृपाराम की यह रचना भी बुंदेलखंड में हुई तो अस्वाभाविक नहीं है। यानी कृपाराम की जो हिम तरंगिनी रचना है यह भी बुंदेलखंड खंड में हुई होगी, यह एक अस्वाभाविक नहीं है। हित तरंगिनी के रचनाकाल को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है, यानी हित तरंगिनी का जो सटीक तरह से रचनाकाल है वह बताने में भी मतभेद है। तो यों कृपाराम ने स्वयं लिखा, यानी कृपाराम ने स्वयं लिखा है, सीधी निधि शिवमुख चंद्र लखी माघ शुद्ध तृतीयासु हित तरंगिनी हो रची कवि हित परम प्रकाशु। यानी स्पष्ट है कि इसकी रचना संवत 1598 तथा 1541 में हुई है। यानी स्वयं उन्होंने लिखा है कि जो हित तरंगिनी की जो रचना है वह रचना स्वयं कृपाराम ने लिखा है कि 1598 में, उसमें से 1598 में से जो 57 वर्ष घटा दी जाए तो वह 1541 में और 57 वर्ष यदि जोड़ते हैं तो 1598 हो जाते हैं संवत, यानी संवत, यानी जो यदि संवत मिलाना है तो 57 वर्ष बढ़ाएंगे और संवत यदि घटाना है तो 57 वर्ष घटाएंगे। तो इस प्रकार तो 1541 यानी 1598 में उसकी रचना हुई थी। पर चंद्रबली पांडे शिवमुख के स्थान पर सबमुख पाठ मानकर इसे संवत 1798 लिखा हुआ सिद्ध करते। चंद्रबली पांडे और चंद्रबली पांडे जो है वह हिम तरंगिनी का जो समय है वह 1798 मानते हैं। कृपाराम द्वारा प्रयुक्त भैरवी छंद से भी वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह रहीम की प्रवृत्ति करती है। यानी वह कृपाराम ने जो हित तरंगिनी में जो भी उन्होंने भैरवी छंद का प्रयोग किया है उसी के लिए वह चंद्रबली पांडे अनुमान लगाते हैं कि कृपाराम जो है वह रहीम की प्रवृत्ति करती है। उनका कहना है कि नवरस के भीतर नवधा भक्ति का विधान सबसे पहले केशव ने किया है। यानी चंद्रबली पांडे का कहना है कि जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति नवरस के भीतर, यानी जो नवरस के भीतर नवधा भक्ति का जो विधान है वह सबसे पहले केशवदास ने किया है। कृपाराम ने भी ऐसा ही किया, यानी कृपाराम ने भी वैसा ही किया है। ऐसी स्थिति में कृपाराम को केशव का प्रवर्ती होना चाहिए, यानी ऐसी स्थिति में कृपाराम को केशवदास का प्रवर्ती होना चाहिए, यानी एक दूसरे से प्रभावित होना चाहिए। इसलिए वे बिहारी के प्रवर्ती भी हो सकते हैं, यानी इसलिए वहाँ बिहारी के भी प्रवर्ती हो सकते हैं कृपाराम। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बिहारी के दोहों और कृपाराम के दोहों में भाव साम्य मानकर तरंगिनी में उल्लेखित रचनाकाल को संदिग्ध मानते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह भी बिहारी और कृपाराम इन दो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी के दोहों में और कृपाराम के दोहों में भाव साम्य, यानी भावों का जो भाव जो है वह समान रूप से मानते हैं, और तरंगिनी का जो उल्लेख है वह रचनाकाल संदिग्ध मानते हैं, यानी वह ठीक नहीं है मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि माघ शुक्ल से इतना ही पता चलता है कि उस वर्ष माघ अधिक मास चला रहा होगा। यानी द्विवेदी जी कहते हैं कि माघ शुक्ल जो उस पंक्ति में देखा हमने, तो माघ शुक्ल से इतना पता चलता है कि उस वर्ष में माघ जो है अधिक मास रहा होगा।
यानी जो 3 वर्ष बाद एक अधिक माह रहता है, ज़्यादा एक माह आता है देशी माह, तो उसके आधार पर वह कहते हैं कि उस वर्ष में जो माघ माह है वह एक अधिक मास आया होगा। लेकिन इससे उस मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का पता नहीं चलता। पांडे जी और द्विवेदी जी के मत को खारिज नहीं किया जा सकता। पांडे जी यानी जो चंद्रबली पांडे हैं और द्विवेदी जी यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इन दोनों को मत को खारिज यानी छोड़ा नहीं जा सकता। हित तरंगिनी और बिहारी सतसई के अनेक दोहों का भाव साम्य तरंगी के रचनाकाल 1598 ईस्वी को संदिग्ध ठहरने के लिए काफ़ी है। कृपाराम ऐसे कवि नहीं थे जो लोकप्रिय रहे हो, यानी कृपाराम जो है ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे। अंततः बिहारी का उनसे प्रभावित होना संभव नहीं है, यानी बिहारी जो है उनसे प्रभावित है, कृपाराम से ऐसा माना जा नहीं सकता। पर बिहारी सतसई अपने समय में ही लोकप्रिय हो चुकी थी, यानी बिहारी की जो बिहारी सतसई है वह उस तत्कालीन समय में एक प्रसिद्ध रचना थी, लोकप्रिय रचना हो चुकी थी। कृपाराम पर उनके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है, यानी कृपाराम पर जो बिहारी का अनुमान किया जा सकता है। पांडे जी का अनुमान ठीक है कि हित तरंगिनी का रचनाकाल 1599 न होकर 1798 होगा, यानी पांडे जी जो चंद्रबली पांडे ने हिम तरंगिनी का जो समय बताया है वह 1599 न होकर 1579 न होकर वह 1798 होगा। हित शब्द देकर दूर की कोटि लाने वालों ने उन्हें हित हरिवंश संप्रदाय से नथी कर दिया, किंतु उनकी रचना का उद्देश्य है, यानी फिर हिम तरंगिनी की रचना का या कृपाराम की रचना का उद्देश्य है हित तरंगिनी हो रची कवि हित परम प्रकाश, यानी यह कवि हित हरिवंश का नहीं, वस्तुतः यह एक शिक्षा ग्रंथ है जिसमें नायिका भेद के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। हित तरंगिनी की भाषा में साफ गोई है, यानी हित तरंगिनी में कोई एक हित नहीं बताया गया है, तो उसमें नायिका भेद का बताया गया है और नायिका भेद के जो लक्षण उदाहरण है वह भी हित तरंगिनी ग्रंथ में बताए गए हैं। यहाँ पर उसका एक हित तरंगिनी का जो ये है नायिका भेद बताया है, उसका एक छंद पढ़ते हैं। नवल वधु तन तरु नई नई रही है छाई, दे दे चश्मा चक चतुरई लघु शिशुता लखी जाई, अति प्रवीण वह सुंदरी मोहन को हित आकी, सबकी दीढ़ी बचाए के कई झरोखनी झांकी। इन पंक्तियों पर बिहारी के दोहों का भद्दा प्रभाव है, यानी इन पंक्तियों पर बिहारी का प्रभाव दिखाई देता है। अभी यहाँ से केशवदास प्रारंभ होता है। केशव के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रामचंद्रिका का उल्लेख हो चुका है, यानी केशव का जो प्रसिद्ध काव्य है वह काव्य है उनका रामचंद्रिका, और पर इनकी वास्तविक ख्याति उनकी दो रीति कृतियों पर आधारित, यानी जो केशवदास की जो लोकप्रियता है या प्रसिद्धि है या ख्याति है वह ख्याति दो रीति कृतियों यानी रीति के ग्रंथों पर आधारित, रीति के ग्रंथों के आधार पर ही दो जो रीति के ग्रंथ है उनके आधार पर ही केशवदास की ख्याति या प्रसिद्धि हुई है। उसमें है रसिक प्रिया 1591 और दूसरी है कवि प्रिया 1601। इन दो ग्रंथों से केशवदास की ख्याति हुई है, प्रसिद्धि हुई है। और वह रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया के अलावा भी उनके जो अन्य ग्रंथ है उसमें है नक्षिक और छंदमाला, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, यानी नक्षिक और छंदमाला यह छोटी पुस्तकें हैं। रसिक प्रिया में रस भेद, नायिका भेद, काम दशा, मान मोचन आदि लक्षणों के उदाहरण हैं। यानी रसिक प्रिया ग्रंथ में रस भेद है बताए गए हैं, नायिका भेद है, काम दशा बताई गई है, मान मोचन बताया गया है और यह आदि लक्षण के उदाहरण बताए गए हैं। नक्षिक पारंपरिक उपमानों के आधार पर राधा का नक्षिक वर्णन है। छंदमाला में वर्णिक और मांत्रिक छंदों का विवरण है। यानी नक्षिक पारंपरिक उपादानों में राधा का नक्षिक वर्णन बताया गया है और छंदमाला में वर्णित यानी छंदों में वर्णित बताया गया है और मांत्रिक छंदों का वर्णन भी किया, मांत्रिक छंदों में बताया है, लिखा हुआ है।
सभी पुस्तकों को मिलकर देखने पर हिंदी काव्य शास्त्र का एक समग्र रूप दिखाई पड़ता है। यानी केशवदास की जो भी रचना है वह हिंदी में एक समग्र काव्य शास्त्र का रूप दिखाई देता है। केशव के रसिक प्रिया का आधारभूत ग्रंथ है रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। यानी वह केशव ने जो रसिक प्रिया ग्रंथ लिखा है वह रसिक प्रिया ग्रंथ श्रृंगार तिलक ग्रंथ के आधार पर लिखा है। श्रृंगार तिलक जो है वह रुद्र रुद्र भट्ट का ग्रंथ श्रृंगार तिलक के आधार पर रसिक प्रिया केशवदास ने लिखा है। श्रृंगार तिलक पर उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह भानुदत्त की रस मंजरी से सामग्री नहीं ग्रहण की। यानी जो अन्य जो रीति कवि है उन्होंने भानुदत्त की जो रस मंजरी से ही सामग्री ली है, लेकिन केशवदास ने भानुदत्त की रस मंजरी से अन्य कवि की तरह सामग्री नहीं ली है। कवि प्रिया भी भामह दंडी के ग्रंथों तथा अलंकार शेखर और काव्य कल्पलता व्रत पर आधारित है। यानी कवि प्रिया ग्रंथ भामह दंडी के ग्रंथों तथा अलंकार शेखर और काव्य कल्पलता व्रत पर आधारित है। कवि प्रिया किन ग्रंथों पर आधारित है? कवि प्रिया जो है वह भामह दंडी के ग्रंथों यानी भामह के ग्रंथ है, दंडी के ग्रंथ के आधार पर है। अलंकार शेखर पर कवि प्रिया आधारित है। काव्य कल्पलता व्रत पर आधारित है कवि प्रिया। उन्होंने चंद्रलोक और कुवलयानंद का आश्रय नहीं लिया है। यानी केशवदास ने चंद्रलोक और कुवलयानंद का आश्रय नहीं लिया है। शुक्ल जी का कहना है कि केशव के मौलिकता का अभाव है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि केशवदास के मौलिकता का अभाव है, यानी उसकी मौलिकता सिद्ध नहीं होती। फिर मौलिक कौन? फिर शुक्ल जी के सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर मौलिक कौन है? शुक्ल जी के अतिरिक्त काव्य शास्त्र पर जितने ग्रंथ अध्यवधि लिखे गए हैं वे संस्कृत ग्रंथ के हिंदी भाष्य के अतिरिक्त क्या है? यानी शुक्ल कहते हैं कि जो शुक्ल ने जो काव्य शास्त्र पर जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वह अब तक लिखे गए वह संस्कृत ग्रंथ या हिंदी भाषा के अतिरिक्त यानी हिंदी भाषा के अतिरिक्त है। केशव ने अपने युग में जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। यानी जब हिंदी भाषा में कोई काव्य शास्त्र लिखा ही नहीं गई था, लिखा भी गई नहीं, यानी हिंदी भाषा में कोई काव्य शास्त्र का लिखान हुआ नहीं था, हिंदी भाषा में काव्य शास्त्र नहीं भी था, तभी केशवदास ने हिंदी में काव्य शास्त्र दिया है, हिंदी को काव्य शास्त्र दिया है या लिखा है। इसे कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए उसका महत्व माना जाता है। फिर भी जहाँ तहाँ उन्होंने अपने निजी मत को व्यक्त करने का प्रयास किया है, जैसे नवदा भक्ति के अंतर्गत अन्य रसों का अंतर्भाव। यानी जहाँ जहाँ केशवदास ने खुद को, निजी जीवन को या निजी मत को व्यक्त किया है, वहाँ उन्होंने नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति के अंतर्गत अन्य रसों का अंतर्भाव माना है। वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिक पंडित। यही कारण है कि अपने ग्रंथों के लिए उन्होंने क्लासिकल साहित्य शास्त्रों का सहारा लिया। यानी वह संस्कृत के पंडित, संस्कृत के विद्वान थे केशवदास, वह क्लासिक पंडित थे। यही कारण से उनके ग्रंथों पर क्लासिकल साहित्य शास्त्रों का सहारा लिया जाता है या प्रभाव दिखाई पड़ता है। संस्कृत के लोकप्रिय शिक्षा ग्रंथों की और उन्होंने देखा तक नहीं, यानी जो संस्कृत के जो लोकप्रिय शिक्षा ग्रंथ थे उनकी ओर केशव ने नहीं देखा था। ऐसा करने में वे अपनी हेडी समझते हैं। जहाँ तक काव्यशास्त्र का प्रश्न है, चमत्कार उसका मेरुदंड है और भूषण बिनु न बिरुदाई कविता बनिता मित तो रीति काव्य रचना की मुख्य परिपाटी बन गई है। यानी उनकी जो थी, जहाँ तक काव्य सौंदर्य का जो प्रश्न है वहाँ चमत्कार उनका मेरुदंड है। यानी चमत्कार जो है वह प्रशंसनीय है और भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित तो रीति काव्य की परंपरा की परिपाटी बन गई है वहाँ से। इसी काल में मनोहर, बलभद्र मिश्र, जमाल, होलराय, मुबारक, कादिर सुंदर, लालचंद आदि अनेक कवि हो गए हैं, जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। यानी उसी काल में, रीतिकाल में ही मनोहर कवि हो चुके हैं, बलभद्र मिश्र हो चुके हैं, जमाल होलराय हो चुके हैं, उसके बाद मुबारक
कादिर, सुंदर लालचंद आदि जो कवि इसी काल में हो चुके, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है या कोई ऐतिहासिक पुरावा नहीं मिलता है। अभी यहाँ से प्रेमाख्यान, जो रीतिकालीन प्रेमाख्यान है वह हम देखते हैं। इस समय कई छोटे बड़े भारतीय परंपरा के प्रेमाख्यान लिखे गए। इसमें जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज पृथ्वीराज कृत, बेली कृष्ण रुक्मिणी, ढोला मारूरा दोहा, दामो दामो कवि कृत, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, आलम कृत माधवानल कामकनला, पुहकर कृत रस रतन उल्लेख है। यानी उसी समय में, इस समय में जो छोटे बड़े भारतीय, जो भी भारतीय या हिंदुओं में जो भी प्रेमाख्यान कथाएं चलती थी, प्रेम कथा है, वह प्रेमाख्यान लिखे, भारतीय परंपरा में प्रेमाख्यान जो काव्य है वह लिखे गए थे। इसमें है यानी जो छोटे बड़े भारतीय परंपरा में प्रेमाख्यान जो लिखे थे उनमें कौन से थे? उसमें जोधपुर के राठौर राजा, जोधपुर के जो राजा थे राठौर राजा पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज कृत, बेली कृष्ण रुक्मिणी, ढोला मारूरा दोहा, दामोदर कवि का, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि का है। उसके बाद है आलम कृत यानी आलम का माधवानल कामकनला, और पुहकर कृत रस रतन यानी पुहकर का रस रतन ग्रंथ है, प्रेमाख्यान है। और तत्कालीन समाज की दृष्टि से इनमें सबसे महत्वपूर्ण कृति रस रतन, यानी इन सभी ग्रंथों से जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है रस रतन नामक। रस रतन भी भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि बेला में ही रचा गया, यानी जिस प्रकार केशव का महत्व है भक्तिकाल और रीतिकाल को जोड़ने में, उसी प्रकार रस रतन ग्रंथ का भी भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों में संधि या दोनों को जोड़ने में महत्व है। सूफी प्रेमाख्यानों से अलगाने के लिए इसे हिंदू प्रेमाख्यान काव्य कहा जा सकता है। यानी जो सूफी की जो प्रेमाख्यान शाखा थी उसको अलग करने के लिए इसको हिंदू प्रेमाख्यान काव्य कहा जा सकता है। यदि भी इसकी रचना प्रणाली पर सूफी प्रेमाख्यानों की स्पष्ट छाप है। यानी जो रस रतन जो प्रेमाख्यान है इसमें भी सूफी प्रेमाख्यानों की छाप है या प्रभाव है, फिर भी उसको हिंदू प्रेमाख्यान माना जाता है रस रतन को। बीच बीच में नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा आदि का भी अच्छा खासा समावेश है। यानी रस रतन में बीच बीच में रस रतन ग्रंथ में नायिका भेद है बताया गया है, ऋतु वर्णन है, 12 मासा है, जो कि सूफी प्रेमाख्यानों भी दिखाई देता है। ये पंजाब के किसी गांव प्रतापपुर में कायस्थ वंश में पैदा हुए थे। रस रतन जो है वह पंजाब के किसी गांव में कायस्थ परिवंश में जन्म हुए थे। इनके संबंध में इनसे अधिक नहीं मालूम, यानी इसके में ज़्यादा जानकारी नहीं। रस रतन का रचनाकाल, यानी रस रतन ग्रंथ का जो रचनाकाल है वह रचनाकाल 1673 या 1600 यानी 1673 ईस्वी सन और सन 1616 रस रतन लिखा जाता है। यानी रस रतन का जो समय है वह 1616 ही माना जाता है। एक सहस ऊपर 35 सन रसूल सो तुर्कन दिशा, अग्नि सिंधु रस इंदु पमाना, सो विक्रम संवत ठहराना। गणना के हिसाब से 1673 में हिजरी 1025 पड़ना चाहिए। यानी जो हिजरी संवत है वह 1673 यानी जो हिजरी में उसका 1025 होता है, किंतु उपर्युक्त छंद में उस वर्ष हिजरी सन 1035 पड़ता है। लगता है लिपिकारों की भूल से 25 के स्थान पर 35 हो गया, यानी 25 के स्थान पर 35 हो गया है। रस रतन में बैरागर के राजा सोमेश्वर के पुत्र सुरसेन और पंचावती नरेश विजयापाल की कन्या रंभावती के प्रेम और विवाह का वर्णन है। यानी रस रतन में किसका वर्णन है, किसकी प्रेम वर्णन है? तो रस रतन में बैरागर के राजा सोमेश्वर के पुत्र सुरसेन और पंचावती नरेश विजयपाल की कन्या रंभावती के प्रेम और विवाह का वर्णन है। कहा जाए तो सरल ढंग से याद रखने के लिए रस रतन ग्रंथ में सुरसेन और रंभावती के प्रेम और विवाह का वर्णन है।
ज़्यादा याद नहीं रहता, तो इतना तो याद रह ही सकता है कि रस रतन ग्रंथ में सूरसेन और राजकुमारी रंभावती के प्रेम और विवाह का वर्णन है। तो एक फिर से मैं पढ़ता हूँ। रस रतन में बैरागढ़ के राजा सोमेश्वर के पुत्र सूरसेन और चंपावती नरेश, यानी चंपावती के जो राजा थे नरेश थे विजयपाल की कन्या रंभावती, इन दोनों के प्रेम और विवाह का वर्णन है। पर पर रीति के प्रभाव से यह इतना बोझिल है कि केशव को कोसों पीछे छोड़ देता है। यानी वह एक वो रीति के आधार पर देखते हैं तो वह केशव दास को पीछे छोड़ देता है। केवल भारतीय पद्धति पर लिखे जाने से कोई काव्य प्रशंसनीय नहीं हो जाता। शुक्ल जी का कहना है, यानी फिर शुक्ल जी कहते हैं, जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर इनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए, किंतु भारतीय परिपाटी पर लिखा गया पद्मावत भारतीय परिपाटी पर लिखे गए रस रतन की अपेक्षा अपने अंतरंग में कहीं अधिक भारतीय है। स्वयं शुक्ल जी जायसी से सबसे बड़े प्रशंसक थे। यानी शुक्ल जी जो है जायसी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो पद्मावती वो भारतीय परिपाटी पर लिखा और वह उन्होंने कहा, और वह जायसी की प्रसिद्धि मानते हैं या प्रशंसा करते हैं। रस रतन के इसमें प्रशंसा के मूल में जायसी की भारतीयता ही थी। यानी प्रशंसा क्यों की है जायसी की? शुक्ल ने जो उन्होंने भारतीयकरण किया है, भारतीय कथाओं का चित्रण किया, इसीलिए उन्होंने जायसी की प्रशंसा की है। भारतीय उभारतीय का निर्णायक तत्व बाह्य रूप नहीं, आंतरिकता है जो इस देश की परंपरा और जनजीवन से जुड़ी हुई है। पुहकर का संबंध जहांगीर के दरबार से था। यानी जो पुहकर जो कवि है, पुहकर कवि जो है वह जहांगीर के दरबार में था। चाहे यह प्रामाणिक न भी हो, पर उनकी रचना से अधिक उनकी दरबारी मनोवृत्ति का पता चलता है। यानी पुहकर जो है वह जहांगीर के दरबार में था, यह प्रामाणिक हो या न हो, लेकिन पुहकर के जो रचनाएं देखते हैं तो उनकी रचनाओं में दरबार की जो मनोवृत्ति है वह दिखाई देती है। राजा की सेवा उनके लिए बड़ी बात थी। जहाँ कहीं अवसर मिला है, काम शास्त्र का उपयोग किया गया है। काम का निवास नायिका के किन किन अंगों में होता है, इसे जानने के लिए जिसने काम शास्त्र न पढ़े हो, रस रतन पढ़ ले। यानी वह कहते हैं कि काम शास्त्र यानी जो भी प्रणय क्रीड़ाएँ होती है, काम शास्त्र का उपयोग यानी राजा की सेवा में, यानी राजा की सेवा करने के लिए उनके लिए बड़ी बात थी। यानी राजा के लिए बड़ी बात थी कि जहाँ कहीं अवसर मिला है, काम शास्त्र का उपयोग किया गया है। यानी जहाँ कहीं राजा को अवसर मिला, समय मिला है, वो उन्होंने प्रणय क्रीड़ा में समय व्यतीत किया है। काम का निवास नायिका के किन किन अंगों में होता है, यानी काम जो है, यानी जो काम चेष्टा जो है वह नायिका को किन किन अंगों में प्रभावित होती है, किन अंगों में काम चेतना छुपी रहती है, यह होता है। इससे जानने के यानी नायिका के किन अंगों में काम चेतना छुपी होती है, यह जानने के लिए जिसने काम शास्त्र नहीं पढ़ा है वह रसरतन ग्रंथ पढ़ ले, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। रति रतन निर्माण की कला पुहकर से सीख ले। यानी जो रति निर्माण यानी जो प्रणय करने की जो प्रणय के अनुकूल यदि मन की विचारधारा बनाने के लिए वह पुहकर से सीख ले, यानी पुहकर वह बताता है। रस रतन में नायिका भेद वर्णन के लिए जगह न होने पर भी जगह निकाल ली गई है। यानी रस रतन ग्रंथ में नायिका भेद वर्णन के लिए जगह नहीं थी, फिर भी जगह बना ली गई है। बहुत से छंद नायिका भेद के उदाहरण मालूम पड़ते, यानी बहुत से रस रतन में जो छंद है वह बहुत से नायिका भेद के उदाहरण है। भक्तिकाल और रीतिकाल की सीमा पर होने के बावजूद भक्ति का स्पर्श इनमें नहीं के बराबर है। यानी वह रस रतन जो है भक्तिकाल और रीतिकाल के सीमा पर है, फिर भी उसमें भक्ति किया कोई अंश जो है वह दिखाई नहीं देता है। जो कुछ है वह रीति परक है, यानी जो कुछ भी वह रस रतन है वह रीति परक ही ग्रंथ है। यह प्रश्न उठाया गया है कि भानुदत्त की रसमंजरी का अनुसरण करने वाले चिंतामणि आदि का पूर्ववर्ती होने के कारण उन्हें ही इस परंपरा का प्रवर्तक क्यों नहीं
मान लिया जाता है। यानी यहाँ पर प्रश्न उठता है, जो भानुदत्त है, भानुदत्त की रचना रसमंजरी, रसमंजरी का अनुसरण करने वाले चिंतामणि, यानी रसमंजरी का अनुसरण चिंतामणि ने किया है, तो वह चिंतामणि आदि का पूर्ववर्ती, यानी चिंतामणि जो है वह भी उनके पूर्ववर्ती थे, उनके पहले थे। तो इस परंपरा में चिंतामणि को क्यों नहीं लिया जाता, यह प्रश्न उपस्थित है। यहाँ करने से, ऐसा करने से केशव और चिंतामणि के बीच एक कड़ी जुड़ जाती है। वह पर पूहकर ने भानुदत्त की परंपरा का पालन नहीं किया है। यानी फिर चिंतामणि और केशव जोड़, चिंतामणि को जोड़ जाते हैं, तो चिंतामणि और केशवदास के बीच में एक कड़ी जुड़ जाती है, और एक कड़ी, तो पूहकर ने क्या किया है, पूहकर ने भानुदत्त की जो परंपरा थी, भानुदत्त की परंपरा का पालन करते हुए आगे बढ़े हैं। इसके पालन का उल्लेख ही किया है, यानी जो पूहकर ने जो भानुदत्त का जो पालन किया है, वह पालन उन्होंने उल्लेख किया है। एक स्थान पर बाण आदि के साथ भानुदत्त का नाम भर ले लिया है, यानी एक स्थान पर पूहकर ने वाणी के साथ, एक स्थान पर बाण आदि के साथ भानुदत्त का नाम पूहकर में बताया है। इसके द्वारा दिए गए लक्षण भी भानुदत्त से नहीं मिलते, यानी जो लक्षण दिए हुए हैं पूहकर ने रस रतन में, तो वह उनसे, भानुदत्त से नहीं मिलते। उदाहरण के लिए खंडित का लक्षण लीजिए, भानुदत्त कहते हैं, यानी खंडित के बारे में भानुदत्त लिखते हैं, अन्य उपभोग चिन्हित प्रातर्गच्छत प्रतिचर्यस सा खंडिता प्रातरित्युपलक्षम। पूहकर लिखते हैं, फिर पूहकर लिखते हैं, नारी खंडिता वही कहावे, जैसी पति यामिनी अनत गवावे, होत प्रात अवे प्रभाता, सो तिये कहे व्यंग पर बाता। पूहकर के लक्षण में खंडिता का मुख्य लक्षण अन्य उपभोग चिन्हित गायब है, यानी जो अन्य उपभोग है वह पूहकर ने उसको गायब ही कर दिया है, लुप्त ही कर दिया है। अब जरा फिर केशवदास की ओर देखते हैं, और केशवदास ने लक्षण बताते हुए कहा है कि आवन करी आवे नहीं, आवे प्रीतम प्रात, जाके घर सो खंडिता, कहे जू बहु बीदी बात। बहु बीदी बात रस रतन में घुसा हुआ है, यानी बहु बीती बात जो है वह रस रतन में भी है। रसबेली उनका ग्रंथ है, जिसमें नायिकाओं के उदाहरण दिए गए हैं। केशव की प्रच्छन्न कामाभिसारिका की उदाहरण की अंतिम पंक्तियां है, यानी केशव ने जो काम के द्वारा कामाभिसारिका के लिए उदाहरण बताती हुई पंक्तियां लिखी, वह हैं, प्रेतिनी की पूछो नारी कौन पे है, सीखो यहाँ जोग कैसो सारो, अभिसार के। फिर पूहकर लिखते हैं, हेतु को हत्यार सो सुभट कैसो अधिकार, जोग कैसो सारु अभिसारु करे कामिनी। वास्तव में केशव से अत्याधिक प्रभावित है, यानी पूहकर जो है केशव से प्रभावित दिखते हैं। केशव की तरह अनेक छंदों का विधान भी इन्होंने किया है, यानी केशव की तरह ही उन्होंने अनेक छंदों का विधान भी किया है पूहकर ने। पर केशव की प्रतिभा इनमें नहीं, यानी केशव की जो प्रतिभा है वो केशव में पूहकर की प्रतिभा नहीं है। रसिक प्रिया की सी सरसता भी कहीं नहीं दिखाई देती, यानी रसिक प्रिया की जो सरसता है वह भी पूहकर के इसमें नहीं दिखाई देती है। अभी यहाँ से दक्षिणी हिंदी कवि देखते हैं। यहाँ से उत्तर भारत में भक्तिकाल में जिस समय ब्रजभाषा और अवधी में कविताएं लिखी जा रही थी, उस समय दक्षिण भारत में कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था। यानी उत्तर भारत में भक्तिकाल में जिस समय ब्रज भाषा और अवधी भाषा में कविताएं लिखी जा रही थी, उसी समय दक्षिण भारत में कविता में खड़ी बोली का, यानी दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था। जनमत आनत सुख लहही, दखनी का मूल उद्गम उत्तर भारत में है, यानी दखनी का जो मूल उद्भव है वह उत्तर भारत में ही हुआ है। दखनी का मूल उद्भव उत्तर भारत में हुआ है। एक खास ऐतिहासिक परिस्थिति में उत्तर भारत के लोग जब दक्षिण भारत में बस गए,
तो यहाँ की बोली भी अपने साथ ले गए और उसे उन्होंने अपने काव्य की भाषा बनाया। ऐसा है कि ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण जो वहाँ उत्तर भारत के जो लोग थे, वह उत्तर भारत से जाकर दक्षिण भारत में स्थापित हुए, बस गए। और वो जाते समय उत्तर भारत से निकलते समय जो भी उनकी भाषा थी, वह उत्तर भारत की भाषा साथ लेकर गए और दक्षिण भारत में जाकर बसने के बाद उन्होंने अपनी काव्य भाषा का प्रयोग किया और उसी भाषा को लिखा है। तो वह दक्कनी किस प्रकार बनी? 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का एक भूभाग अपने राज्य में मिला लिया। जो 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करके एक भूभाग अपने राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से जो सैनिक थे, राजकर्मचारी, उत्तर भारत की बोलचाल की भाषा भी अपने साथ ले गए थे। फिर वह उत्तर भारत से आए हुए जो तो राजा थे, अन्य जो लोग थे, वह उत्तर भारत की जो राजकर्मचारी थे उत्तर भारत के, और वह आते समय अपनी भाषा जो है साथ लेकर आए थे। उनके सामने सवाल था कि रोज़मर्रा के काम तथा राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग करें। जो दक्षिण की तरफ से राज कर्मचारी आए थे या अन्य लोग आए थे, वह तो अपनी उनकी मातृभाषा साथ लेकर आए थे, जो भी थी हिंदी, अवधी या ब्रज हो। फिर वह आए थे और फिर उनके सामने सवाल खड़ा हुआ कि अब वह जो जीने के लिए भाषा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़ का जो जीवन है या राजकीय कार्यों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करें। वो दक्षिण की जो भाषाएं थी, वह तो उत्तर भारत के लोगों को आती नहीं थी। दक्षिण की भाषाओं में जो आर्येतर भाषा परिवार की भाषाएं थी, उनका काम नहीं चल सकता था। अंततः उन्होंने अपनी ही बोली का सहारा लिया। फिर दक्षिण की भाषा जो है उनको आती नहीं थी, फिर वह उत्तर भारत की ओर आए हुए लोगों ने अपनी ही भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। फिर 14वीं शताब्दी में जो मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली के अधिकांश लोगों को उनके साथ दक्षिण जाना पड़ा। फिर जो दिल्ली के जो लोग थे, दिल्ली के बहुत से लोगों को मोहम्मद तुगलक के साथ दक्षिण भाग में जाना पड़ा, दक्षिण भारत की तरफ। तुगलक के दिल्ली लौटने पर भी वहाँ गए हुए बहुत से लोग वहीं बस गए। फिर तुगलक दक्षिण की ओर लोगों को साथ ले गया दिल्ली के, और फिर कुछ दिनों बाद तुगलक जो है फिर दिल्ली लौट आया, लेकिन उनके साथ जो लोग गए थे, वहाँ दिल्ली के जो लोग थे वहाँ दक्षिण में ही रहे। 14वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण केंद्र से कट गया। फिर 14वीं शताब्दी में दक्षिण जो है वह तुगलक के राज्य से हट गया और वहाँ बहमनी राज्य की स्थापना हुई। फिर वहाँ से मोहम्मद तुगलक के बाद बहमनी राज्य की स्थापना हुई। बहमनी ने आक्रमण किया और अपना राज्य स्थापित किया। बहमनी राज्य 1526 ईस्वी तक कायम रहा। फिर बहुमनी जो राज्य है वह दक्षिण भारत में 1526 तक रहा। बाद में वह भी विघटित हुआ 1526 में, और यह 5 राज्यों में विभक्त हो गया। फिर वही बहमनी राज्य भी 5 राज्यों में विभक्त बढ़ गया। इनमें से बीजापुर के आदिलशाही वंश और कोलगुंडा के कुतुबशाही वंश में दक्षिणी हिंदी की उन्नति हुई। फिर वहाँ पर जो बीजापुर जो था, वहाँ बीजापुर में आदिलशाही वंश हुआ और गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश में दक्षिणी हिंदी की उन्नति हुई। फिर गोलकोंडा, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हैदराबाद में एक जो किला है गोलकुंडा, यह एक बहुत ही अच्छा है, अभी भी है, मैं पिछले साल भी गया था, तो ये बहुत अच्छा सा है, वहाँ पर देखने के लिए तो जा सकते। तो गोलकुंडा जो था वह शाही वंश में था, और कुतुबशाही वंश में जो दक्षिणी हिंदी की उन्नति हुई यहाँ पर गोलकुंडा में। उर्दू के इतिहासकार हिंदी को दक्षिणी उर्दू कहते हैं, जबकि दक्षिणी के कवि ने हिंदी कहा है। यानी जो उर्दू इतिहासकार के अनुसार, जो उर्दू भाषा के इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदी भाषा को दक्षिणी उर्दू कहा है। वह जो उर्दू इतिहासकार है वह हिंदी को दक्षिणी उर्दू कहते हैं, और उसके उलट दक्षिणी के जो कवि है वह हिंदी को दक्षिणी मानते हैं। दक्षिणी के कवियों ने हिंदी कहा है, दक्षिणी के कवियों ने हिंदी कहा है। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत ख्वाजा बंदा नेवास यशोधराय राज से मानी गई जाती है। यानी
दक्कनी हिंदी में कविता की जो काव्य की जो शुरुआत है वह ख्वाजाबंदा नेवाज गेसुदराज से मानी जाती है। 14वीं शताब्दी के अंत में सूफी धर्म के 14वीं शताब्दी के अंत में सूफी धर्म के प्रचारार्थ ये दक्षिण में हसन गंगू के पोते फिरोज शाह की राजधानी गुलबर्गा पहुंच गए थे। यानी जो ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज जो है वह 14वीं शताब्दी के अंत में 14वीं शताब्दी के समाप्ति में सूफी धर्म के प्रचार यानी सूफी धर्म का प्रचार करने के लिए दक्षिण में वह हसन गंगू के जो पोते थे वह फिरोज शाह थे और फिरोज शाह की राजधानी गुलबर्गा जो कि कर्नाटक में है वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका गुलबर्गा या कलबुर्गी वह आज के स्थान पर वहाँ पर मौजूद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक वहाँ पर। तो वहाँ पर वह गेसुदराज ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज जो है वह 14वीं शताब्दी के अंत में सूफी धर्म का प्रचार करने के लिए हसन गंगू के पोते फिरोज शाह की राजधानी गुलबर्गा पहुँच गए थे। सूफी संत के रूप में इन्हें सम्मान मिला। फिर बाद में ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज को फिर सूफी संत के रूप में वहाँ पर गुलबर्गा में सम्मान मिला। वे अरबी फारसी के विद्वान थे। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज अरबी फारसी के विद्वान थे, पर दक्षिणी हिंदी में लिखी हुई उनकी कुछ पुस्तकें भी मिलती है। यानी गेसुदराज की दक्षिणी हिंदी में भी कुछ लिखी हुई किताबें मिलती है। शिकारनामा और तिलावतुल वजूद, शिकारनामा और तिलावतुल वजूद यह जो है यह दक्कनी की रचनाएं है गेसुदराज की। शिकारनामा पर महाराष्ट्री संतों का भी प्रभाव मालूम पड़ता है। यानी शिकारनामा पर महाराष्ट्र जो संत थे महाराष्ट्र के, इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी एक गद्य पुस्तक है मेहराजुल अश्किन, यानी गेसुदराज की जो गद्य पुस्तक है उसका नाम है मेहराजुल अश्किन बताई जाती है। यदि यह मान लिया जाए कि यह उन्हीं की पुस्तक है तो इसे खड़ी बोली हिंदी गद्य की पहली पुस्तक कहेंगे। यानी गेसुदराज की जो पुस्तक जो है वह यदि गेसुदराज की मेहराजुल अश्किन यह उनकी किताब मानी जाए तो हिंदी का गद्य साहित्य की पहली पुस्तक या पहला गद्य जो है वही मेहराजुल अश्किन मानी जाएगी। देखिए उनकी पद्य रचना की, यानी उनकी गेसुदराज की पद्य रचना का एक नमूना। कहाँ तक खिंचिया रहेगा तू दुनिया की परेशानी, जिए तलक फिकर है दुनिया की, दुनिया देखे तो है फानी। यानी कहाँ तक तू दुनिया की परेशानी, दुनिया की समस्याओं में उलझा रहेगा, दुनिया की समस्या या दुनिया की जो भी परेशानी है वह तो दुनिया ही देखेगी, ऐसा उसका अर्थ। शाहमी रानजी दूसरे प्रसिद्ध सूफी फकीर है। यानी शाहमी रानजी यह गेसुदराज के बाद के दूसरे प्रसिद्ध सूफी फकीर हैं। वे शमसुल उश्क भक्तों का सूर्य कहे जाते हैं। यानी शाहमी राजी जो है शाहमी रानजी यह दूसरे प्रसिद्ध सूफी फकीर है। और शमसुल उश्क को भक्तों का सूर्य कहा जाते थे और कहा जाता है। 1497 में वे दिवंगत हुए। फिर वह शहसुल उश्क 1497 में मृत्यु हो गई उनकी रचनाओं में सूफी मत का प्रतिपादन है। उन्होंने अपनी भाषा को हिंदी कहा है। यानी यहाँ पर किसने, शमसुल उश्क ने अपनी भाषा को हिंदी कहा है। उनकी रचनाओं में शहादतुल हकीकत, खुशनामा और शहरे मरगुबल कुलूब प्रसिद्ध है। यानी शमसुल उश्क की जो रचना है उसके नाम इस प्रकार है, शहादतुल हकीकत, खुशनामा और शहरे मरगुबल और कुलूब प्रसिद्ध है।
इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसके रंगो रंगी साड़ी दूजा रंग न बाजी, यानी जो साड़ी इश्क के रंग में रंगी है वह दूसरे रंग में रंग नहीं सकती, यानी जिस पर प्रेम रंग चढ़ा है जिस साड़ी पर, वह दूसरे रंग में रंग ही नहीं सकती। इसके पासा हमको बासा फूल फोकट को आनी, यानी इश्क में जो फंसा है उसको जो अन्य फूल जो है वह फुकट नहीं आता, ऐसा कुछ तो होता है अर्थ। बुरहानुद्दीन जानम इसका जो समय है वह 1582 मीरान जी के पुत्र थे। बुरहानुद्दीन जानम यह मीरान जी के पुत्र थे। ये बहुत बड़े सूफी कवि माने जाते हैं। बुरहानुद्दीन यह सूफी के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी भाषा को कहीं गुजरी और कहीं दक्कनी कहा है, यानी बुरहानुद्दीन ने अपनी भाषा को कहीं पर गुजरी कहा है तो कहीं पर दक्कनी कहा है। सुख सहेला वसीयतुल हादी और इरशाद नामा उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। बुरहानुद्दीन की जो पुस्तकी है जानम, बुरहानुद्दीन का उपनाम जानम था, तो बुरहानुद्दीन की जो किताबें हैं उनकी किताबों में सुख सहेला, वसीयतुल हादी और इरशाद नामा यह उनकी बुरहानुद्दीन की किताबें हैं। तेरे पंथ कोई चल न सके, जो चले सो चले चल थके, पढ़ पंडित पोती ढोया, सब जाना सुध बुध खोया, यानी तुम्हारे पंथ पर जो कोई चला है वह तुम्हारे पंथ पर चलते चलते थक गया है, यानी तुम्हारे पंथ पर चलते चलते थक गया है। और जो पंडित है वह पोती लेकर या पोती का जो वजन है वह ढोते ढोते ले जाते जाते वह उस पोतियों में भी खुद की सुध बुध खोकर बह गया है। ऐसा सबसे बड़ी बात है कि जानम हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे, यानी जो जानम है, जानम का मुख्य नाम है बुरहानुद्दीन का नाम जानम है। जानम जो है हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे और लोक प्रचलित कथाओं के माध्यम से अपनी बात समझाते थे, यानी जो लोक प्रचलित जो जन सामान्य में लोगों में जो प्रचलित कथा है उसके आधार पर अपनी जो बात थे समझाते थे। निज़ामी अहमद शाह हलीस बहमनी 1660 का समसामयिक था, यानी निज़ामी अहमद शाह सालिस यह बहमनी राज्य के समसामयिक था, यानी उसी बहमनी के राज्य के समय वह था। कुतुब मुश्तरी नहीं बहमनी, उसने एक प्रेमाख्यान कदमराव व पदमराव लिखा है, यानी अहमद शाह सालिस ने एक प्रेमाख्यान काव्य लिखा जिसका नाम है कदमराव व पदमराव लिखा है। मुल्ला वजही के प्रेमाख्यान कुतुब मुश्तरी है, यानी मुल्ला वजही ने उसका प्रेमाख्यान ग्रंथ जो है वह कुतुब मुश्तरी लिखा है, जिसमें युवराज मोहम्मद कुली को नायक बनाया गया है, यानी युवराज मोहम्मद कुली को नायक बनाया गया है किसमें, कुतुब मुश्तरी ग्रंथ में। सबरस उसकी गद्य रचना है, यानी मुल्ला वजही की सबरस यह गद्य रचना है जो एक एलोगोरी है। गवासी की मैना सतवती मसनवी में भी सूफी मत की प्रतिष्ठा की गई है। मैना सतवंती की प्रेरणा उसी लोरक कथा से मिली है जिसके आधार पर मुल्ला दाऊद ने चंदायन और दौलत गाजी ने बंगाल में सती मैना ओ लोर चंद्रानी साधन से मैना सत हमीदी ने फारसी में असतनामा लिखा। मुकीमी ने चंदर बदन व महियार सूफी मत के प्रचारार्थक लिखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि
हम अभी ये लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये समाप्त हो जाएगा ग्रंथ पढ़ाना, तो इसका हम एक शॉर्ट नोट्स बना के फिर बाद में वस्तुनिष्ठ तरीके से बाद में फिर से इस पर क्लास लिया जाएगा। जैसे कि जो वस्तुनिष्ठ, जैसे गोविंद पांडे की किताब में वस्तुनिष्ठ